नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका NDGS पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसमें कि हाल ही में एक बड़ा अटैक किया गया है इजराइल पर। लेकिन इजराइल का जो उत्तरी भाग है यहाँ पे एक आयरन डोम है और ये आयरन डोम जो है काफ़ी हद तक इजराइल को बचा लिया है इस अटैक से। मगर हिजबुल्लाह का एक इतना बड़ा अटैक हुआ कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है इसमें गिरावट शुरू हो गई। मतलब हिजबुल्लाह के एक अटैक के कारण इतना डर पैदा हो गया अमेरिका स्टॉक मार्केट में कि वहाँ पे फॉलिंग डाउन शुरू हो गया। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर और मेंशन कर दूँ कि अभी तो ईरान का अटैक बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईरान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका कहना है और कई सारे सवाल इस मुद्दे पर पूछे गए हैं जो बाइडन से। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। USA का जो बाइडन है, प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में है, उनसे कई सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, अभी एक बात और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जैसे कि रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा था, काफ़ी चरम सीमा पे था, उस टाइम में फूड क्राइसिस भी हो गया था और इंडिया से रिक्वेस्ट करना पड़ा USA को इस बात के लिए कि प्लीज़ आप फूड सप्लाई को नहीं रोकें, फूड सप्लाई को कंटिन्यू रखें। मतलब फूड के लिए क्राइसिस भी हो रहा था और दुनिया में मंदी का एक दौर देखा गया। हल्का फुल्का है सही, लेकिन मंदी का दौर देखा गया था पूरी दुनिया में जब रसिया और यूक्रेन जैसे देश लड़ रहे थे। तो दोस्तों, ये भले दो देशों के बीच में युद्ध चलता है, लेकिन दो देशों के चक्कर में पूरी दुनिया पिसती है। हर एक देश में मंदी का दौर देखा जाता है अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं। तो वहीं पे अगर देखें तो जैसे ही रसिया नहीं, ईरान अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि इजराइल भी अटैक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इजराइल। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत है। एक दौर था जब इजराइल के जहाज़ को उनके नागरिकों सहित हाईजैक कर लिया गया था और युगांडा में रखा गया था उनके नागरिकों को, और ये उनसे काफ़ी सारी डिमांड्स रखी गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नागरिक को अपने खोया था। और कंपाला में क्या बोलते हैं, ये युगांडा का जो राजधानी है कंपाला, वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँच गई इजराइल के जो सेना है, वहाँ पे पहुँचकर और सारे के सारे नागरिक को छुड़ा के लेकर आती है। वहाँ पे उनके एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे उनके सारे नागरिक को बंदी बना कर रखा गया था। लेकिन उतना दूर पहुँचकर भी और अपने नागरिक को छुड़ा कर लेके आ जाते हैं, सिर्फ एक नागरिक को खोते हैं। वहीं पे कंपाला के जो काफ़ी लोग थे, कंपाला तो राजधानी हो गया, युगांडा के काफ़ी जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे सैनिक थे उनको उन्होंने मार भी दिया था। उतना सैनिक को मारने के बाद सिर्फ अपने एक नागरिक को खोए थे और वो नागरिक बीमार भी था, चलने फिरने में असमर्थ था। खैर बीमार था चाहे जो भी था, नागरिक तो नागरिक होता है। उस दौर से उन्होंने निकाल लिया था। तो आज के दौर में वो खड़ा है इजराइल, तो कितना मजबूती के साथ खड़ा होगा। दूसरी साइड इजराइल के पास से अभी USA है, जो कि दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, माना जाता रहा है अभी तक कि USA जो है दुनिया का सुपर पावर है। तो इस सुपरिटी के चक्कर में जो है इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पर सवाल पूछा गया कि क्या इजराइल के साइड से आपकी जो सेना है वो जाएगी जब ईरान अटैक करेगा, या ईरान और इजराइल को आप क्या जवाब मतलब मैसेज देना चाहेंगे इस युद्ध को रोकने के विषय में। तो उन्होंने उतना बेहतरीन जवाब इस मुद्दे पर नहीं दिया और इस जो जवाब इन्होंने दिया, इनके जवाब से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे USA के जो भी नागरिक है, वो काफ़ी ज़्यादा जवाब सुनकर नाराज़ भी हो गए कि ये एक स्ट्रॉन्ग बोले तो आंसर नहीं है, एक बेहतरीन जवाब नहीं दिए हैं जो बाइडन। उन्होंने ये कहा कि इजराइल जो है उन्हें अटैक अभी नहीं करना, मतलब अटैक नहीं करने देंगे। और दूसरे साइड में अगर देखें, लेकिन दूसरे साइड पे देखें तो इन्होंने यह भी कहा कि USA जो है अपना डिफेंस इजराइल को दे सकता है या देगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से भी इसके सिवाय USA कर भी क्या सकता है। अरेबियन सी के आसपास ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब प्रेशर डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे जो भी कर सकता है फिलहाल कर रहा है,
लेकिन अंत में देखें तो डिसीजन ईरान का है। ईरान की जो प्रॉक्सी है, वो मैं प्रॉक्सी कहता हूँ तो मतलब कि हमास के हिजबुल्लाह के ईरान का जो है, हमास के जो हिजबुल्लाह है ईरान के जो अलाइड कंट्रीज है जैसे कि रसिया, डिसीजन अब इनका है कि क्या ये एक बड़ा अटैक करेंगे फिलहाल इजराइल पर या नहीं। तो आज रात को नहीं कि कल रात को अचानक से न्यूज़ आती है कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में ये न्यूज़ देखकर घबरा जाती है। एक न्यूज़ आती है रात में, और ये जो न्यूज़ आती है ये न्यूज़ देखकर दुनिया भर के जो भी मार्केट है ये घबरा जाती है। इंडेक्स है कि यूएसए का, अमेरिका जो है जो कर सकता था वो अपने लेवल पे ये कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कर भी क्या सकता है। अंतिम डिसीजन ईरान का ही है कि ईरान का जो प्रॉक्सी है, मैं प्रॉक्सी से इस बात से मतलब कर रहा हूँ कि हमारा हिजबुल्लाह ईरान के जो अलाइड कंट्रीज है जैसे कि हो गया रसिया, डिसीजन अब इनका है कि क्या ये लोग इजराइल पर अटैक करेंगे। अचानक से रात में न्यूज़ निकल कर आती है और ये न्यूज़ देखकर पूरी दुनिया का स्टॉक जो मार्केट है वो घबरा जाती है। मतलब यूएसए के जो भी स्टॉक मार्केट है वो रेड में बंद हुए हैं। इंडेक्स इनके जो भी हैं ये रेड में बंद हुए हैं। 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली है इनके मार्केट में। शुरुआती की गिरावट तो बहुत मतलब कम थे, लेकिन जैसे ही क्लियर होता है कि इजराइल पे अटैक हो गया है तो गिरावट और तेज़ी से मतलब बढ़ने लगता है और फॉलिंग डाउन तेज़ी से होने लगता है और लगभग ये 1.5% तक पहुंच जाता है। बाद में जब क्लियरिटी हो जाती है कि ये अटैक जो किया गया है ये हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया है तो मार्केट में थोड़ा सा स्थिरता जरूर आता है, लेकिन थोड़ी सी मार्केट जो है स्टेबल होती है। हालांकि स्टेबल भी क्या होती है कि अंत में मतलब देखें तो मार्केट बंद होती है गिरावट के साथ ही, उतना मतलब लेवल पर ना आके गिरावट के साथ ही बंद होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अटैक हिजबुल्लाह की जगह अगर ये रिपोर्ट आ जाती है कि ईरान के द्वारा किया गया या कि ईरान के कोई मिसाइल इनके ऊपर छोड़ा गया तो दुनिया भर में एक ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाता। उस केस में मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक चेन इवेंट स्टार्ट हो जाता, इजराइल रिस्पॉन्ड करता, यूएसए रिस्पॉन्ड करता, रशियन मतलब इन्वॉल्व हो जाता, बाकी जो है कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती। मतलब ये जो भी अपने एक तरह से बोलें तो ये अपना अपना पक्ष होता है, उस कई कंट्रीज में इन्वॉल्व हो जाती और इसके चक्कर में मार्केट जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। मैं पहले भी आपको बताया कि युद्ध में जब देश कूदता है तो सारी चीज़ों को छोड़ देता है। एक तरह से देखें तो युद्ध में ही पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकने लगता है तो मार्केट में गिरावट बेहतरीन तरीक़ा से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ईरान हालांकि अटैक किया नहीं, बच गया, थोड़ा सा ही गिरावट के साथ बंद हुआ मार्केट लेकिन जब आप इजराइल के मैप को देखेंगे तो आप एक चीज़ साफ तौर पर पाएंगे कि ईरान और रसिया जो है ये लोग इजराइल के उत्तरी हिस्सा जो है यहाँ पे दबाव बना रहे हैं। वैसे रसिया का जो मिलिट्री है वो गोल्ड हेड्स में अपना अड्डा बना रखा है, या तो रसिया जो है अपने सोल्जर्स को गोल्ड हेड्स में रखा है और जैसे चाहे तो वहाँ पे सैनिक को और भी ला सकता है। वैसे वहाँ पे इनके सैनिक काफ़ी संख्या में नहीं है, लेकिन जैसे रसिया चाहेगा तो वहाँ पे अपने सैनिक को ला सकता है। और दोस्तों दुनिया जो है बहुत ज़्यादा लालची है। आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि अक्टूबर 2023 में हमास, ये जो सारा इशू है ये 2023 में शुरू हुआ था। हमास गाजा इजराइल का ये जो 2023 में स्टार्ट हुआ था, तब हमास ने एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था इजराइल के सिविलियंस पर और कई लोग इसमें मारे गए, बुरी तरह से मारे गए। और उसके बाद ही इजराइल ने ये जो मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है ये अपने सिविलियंस के मारे जाने के बाद ये स्टार्ट किया है। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके सिविलियंस मारे जाएं, और अगर मारे जाते हैं और कोई देश चुप रह लेता है तो वो देश नहीं, वो बहुत कमज़ोर देश और बोले तो गरीब देश माना जाता है। देश के कैटेगरी में उसको ले ही नहीं सकते दुनिया वाले, क्योंकि कोई देश का नागरिक मारा जाए और देश चुपचाप देखता रहे तो ये किसी भी देश से बर्दाश्त होता नहीं है। खैर, इस अटैक के बाद यूएसए में एक स्टडी करी गई और उस स्टडी जो है दिसंबर 2023 में किया गया और उस स्टडी में यूएसए के द्वारा बताया गया कि हमास ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था और इजराइल को जैसे इन्होंने अटैक किया,
इनको पता था कि स्टॉक्स जो है गिरेंगे, स्टॉक स्टीलिंग आएगी, कोई चीज़ें मतलब जो है डाउन भी होंगी। हमास के जो बिजनेसमैन हैं शायद कतर में बैठे हैं, दुनिया की और भी कई जगहों पर बैठे हैं, होटल्स में, कोठियों में बैठे हैं। इन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है।